नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो की दुनिया। सदी के महान दार्शनिक ओशो के बारे में, उनके विचार, उनके प्रवचन और उनकी जो राय थी जनमानस के लिए, उनकी जो सलाह थी, इस चैनल के माध्यम तक आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ओशो की कहानी है एक महान वैज्ञानिक के बारे में। ओशो बताते हैं कि एक महान वैज्ञानिक ने अपनी शोध की एक किताब छपवाई। उनके पास शोध थे, उनके पास वैज्ञानिक सोच थी। जब वो इकट्ठे हो गए, जब वो एकत्र हो गए, तो उन्होंने सोचा इसका क्या किया जाए। उन्होंने उनका एक पुस्तक के रूप में संग्रह किया और संग्रह करने के बाद में उन सारे पत्रों को, अपने शोध पत्रों को, अपनी सभी रूपरेखाओं को बना करके एक पुस्तक के रूप में तैयार किया। पुस्तक तैयार करने के बाद में जब वो प्रकाशक के पास पहुंचते हैं, प्रकाशक बहुत सारा उनसे पैसा मांगता है, जो कि उनके पास नहीं था। वो एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने उस अपनी वैज्ञानिकता से, अपनी उस कला से उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया था, लेकिन पुस्तक को छपवाना बहुत ज़रूरी था। अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस सदी के लोग उसका लाभ उठाएं, इसके लिए पुस्तक की शक्ल में उसका आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने पुस्तक छपवाने के लिए क्या किया, अपने घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब उस किताब की छपवाई में लग गई। अब बहुत बड़ी समस्या आई। पुस्तक तो छप कर के हाथ में आ गई, लेकिन उस पुस्तक को खरीदे कौन, उस पुस्तक के बारे में जाने कौन, उस पुस्तक की चर्चा कौन करे। अगर चर्चा नहीं होती है तो आखिर उन शोधों का क्या होगा। उन शोधों को कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं बचे थे। उन्होंने ऐसा सोचने के बाद में उस महान वैज्ञानिक ने बहुत चिंतित हो गया। उसने योजना बनाई, आखिर क्या किया जाए। हमने सब कुछ अपना लगा दिया, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। अब वो करे तो करे क्या आखिर। इस चिंतन में वो कई दिन तक लगे रहे कि आखिर इस पुस्तक से क्या क्या हो सकता है। एक महान क्रांति आ सकती थी, लेकिन उस व्यक्ति को जानेगा ही कोई नहीं। जब उस पुस्तक के बारे में नहीं जानेगा तो होगा क्या। वो सोच रहे थे कि सभी संसार के लोग इस महान व्यक्तित्व से भला क्या लाभ उठा पाएंगे, लेकिन किताब लिखने के बाद भी गुमनामी की ज़िंदगी जीने के लिए वो मजबूर थे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक वैज्ञानिक थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच थी, उनके अंदर एक कलात्मक सोच थी, रचनात्मक सोच थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। 1-2 महीने तक इंतजार करने के बाद जब कोई भी पुस्तक खरीदने नहीं आया, किसी ने उनकी पुस्तक के बारे में पूछा भी नहीं, फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। अब उनकी ये रचना मौलिक थी, वो संसार से डरते नहीं थे आखिर कि हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा जो मौलिक है, मौलिक चीज़ों को आज नहीं तो कल संसार जरूर लाभ देगा। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों थी। वो अपने बारे में, अपनी पुस्तक के बारे में लगातार चिंतन तो करते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाता था। एक दिन हार थक कर उन्होंने सोचा कि हम अपने दोस्तों को दावत देते हैं। उन्होंने बिल्कुल चर्चा नहीं की, अपने दोस्तों के पास खबर भिजवाई, उन्होंने एक सूचना भिजवाई कि आपकी दावत है। एक भोज का आयोजन किया। एक बड़े हॉल में जब उनके सारे मित्र आ गए, तो वो जानते थे कि अगर मैं पुस्तक का नाम लूँगा, पुस्तक की जिक्र करूँगा, इस बारे में कुछ कहेंगा, तो विज्ञान जैसे बोर विषय है जिसमें कोई टिकता नहीं है। सारे लोग अच्छी चीज़ें, सुंदर कहानियों के लोग तो सुनने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी शोध को सुनने को तैयार नहीं, उसको पढ़ने को तैयार नहीं है, उसको समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावत की, एक भोज किया, भोज का आयोजन रखा और एक एक करके मित्रों को बहुत गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया। जब लोग आए, कुछ आ गए, कुछ आने लगे, उन्होंने सबसे पहले तो यही सबसे कहा कि आइए। कुछ लोगों ने, जो उनके अभिन्न मित्र थे, उन्होंने कहा किस खुशी में आप ये दावत दे रहे हैं, भोज दे रहे हैं। जॉर्ज बार्नसार ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा मन था आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। आखिर उन्होंने अपनी बात को अंत तक नहीं खोला। सारे लोग थे उस वैज्ञानिक को जानने वाले, और मित्रों के मित्र भी थे कुछ। वो सारे लोग आ गए, भोजन हो गया। भोजन की सभी तारीफ कर रहे थे, कोई कह रहा था ये अच्छा है, कोई कह रहा था वो अच्छा है। लेकिन जॉर्ज बर्नसार समझ रहे थे कि मैंने इस भोजन की तारीफ के लिए नहीं, हमने इस बात के लिए आपको नहीं बुलाया है, मेरा तो उद्देश्य कुछ दूसरा है। लेकिन उन्होंने इस बात को किसी को बताया नहीं कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। सिर्फ इतना ही कहते थे कि बस आप लोगों से मिले हुए बहुत समय हो गया था, मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। सारे दोस्तों ने पहले तो जमकर के हंसी मजाक हुआ, जो हमारे आम मित्रों के साथ होता है उनके साथ भी यही हुआ। ये होते होते जब
चलने की बारी आई, तब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नहीं, चलने की कोई बात नहीं है, अभी हम लोग कुछ और बात करेंगे। वो अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन उनका मन ये था कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत करने में बड़ी देर हो गई। शुरुआत करने के लिए सब जीवन में हम जो भी लोग हैं, शुरुआत करने में हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा समझना पड़ता है। शुरुआत का बिंदु ढूंढने के लिए हमें जूझना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी है, किसी ने ठीक ही कहा है कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो समझ लीजिए काम आधा उसी दिन हो जाता है। उस वैज्ञानिक के सामने भी समस्या थी। वो चाहते थे कि पुस्तक की बात भी हो, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो उनके मित्र जो थे, वो जब जाने के हुए तो उन्होंने कहा रुक जाइए, अभी किसी गहन विचार विमर्श करना है, किसी एक विषय पर आपसे बात करनी है। लेकिन वो बात कह नहीं पा रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। और मित्र उनके दोनों तरह के थे, कुछ बहुत पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ भी थे, कुछ शहरी थे, कुछ ग्रामीण अंचल के भी थे। तमाम तरह के लोग थे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था, इसलिए वो लोग कह रहे थे। आखिर में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग जब बैठ जाएंगे फिर हम अपने एक दूसरे की व्यस्तता के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे की जीवनचर्या के बारे में बात करेंगे। बात यहीं से शुरू हो गई। उन्होंने एक एक करके अपने मित्र से पूछा कि आप क्या करते रहते हैं, आपको समय क्यों नहीं मिलता, आप मेरी तरफ क्यों नहीं आते, इतने दिन हो जाते हैं मुलाकात क्यों नहीं होती। जितने भी मित्र बैठे थे, सारे मित्रों ने अपना अपना बताया, अपने अपनी दिनचर्या बताई, अपने अपने कार्य बताए कि कौन क्या करता है, सारा दिन कैसे कटता है। सभी का नंबर आया। एक एक कर जब बताने लगे, अंत में एक सबसे निकटतम मित्र था, जिसके अंदर कोई भेदभाव तो नहीं था। उसने अचानक बीच में उसके विचार आया। उसने पूछा कि सबसे पूछ रहे हो आप, आपका पूछना ठीक है, लेकिन ये बताइए आप कहाँ बिजी थे, आप कहाँ व्यस्त थे, आप क्या करते रहे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो चाहते ही थे कि कोई उनसे पूछे कि आप क्या करते रहे। उन्हें मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने तुरंत ही कहा कि अगर आप लोग पूछना ही चाहते तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है एक, आप सारे लोग पहले अपना बता दें। अभी हमारे कुछ मित्र बचे हैं, उन्होंने नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। आप सारे लोग कह दीजिए कि मैं क्या करता हूँ। इस प्रकार से फिर से शुरुआत हो गई। सारे लोग एक गोल राउंड में बैठे हुए थे, उन सभी ने बताया कि मैं क्या करता हूँ। सभी ने अपने अपने काम धंधे व्यापार के बारे में बताया। अब फिर नंबर घूम के आ गया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर कि आप कहेंगे कि आखिर आप क्या करते हैं। वो खड़े हुए, खड़े होकर उन्होंने ही बहुत ही मार्मिक ढंग से एक इस प्रकार से कहा, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण आवाज़ में कहा कि मैं भी इतने दिनों से व्यस्त था, मैंने एक पुस्तक लिखी है। अब बात वहीं पे आ गई जहाँ वो ले जाना चाह रहे थे। मैंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक से क्या क्या होगा उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन किया, और कहते कहते वो चुप हो गए। अब कुछ मित्रों ने जिज्ञासा जाहिर की कि आपने इतना बड़ा काम किया है, फिर वो पुस्तक आखिर है कहाँ, वो पुस्तक मुझे भी दिखाई जाए, मुझे भी बताया जाए उसके बारे में, और अधिक मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास पुस्तक तो है, लेकिन वह पुस्तक मैं चाह रहा हूँ अगर आपके पास समय हो तो मैं आज आपको पढ़ के सुना दूँ, मैं बता दूँ। सभी मित्रों ने कहा कि आप उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, जो उसमें सार तत्व है वो बता दीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पुस्तक मंगवाई, जो कि उनके पड़ोस के घर में ही रखी थी। मंगवाने के बाद उन्होंने उसका वाचन शुरू किया। पहले तो लोग नहीं इसको सुनना चाहते थे, गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे वो पेज दर पेज खोलते चले जा रहे थे, लोगों को उसमें मज़ा आ रहा था। लोग सोचने लगे थे कि हाँ, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। उनकी बात सही हुई, पुस्तक खत्म हो गई। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा अब बताइए। सभी ने बहुत मुक्त कंठ से उसकी तारीफ की, लेकिन होता क्या है, जब सभी ने तारीफ की तब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि केवल तारीफ से क्या होगा, मैं इस पुस्तक को अपने पास रख के क्या करूँगा, चंद लोगों को बता कर के क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ इस पुस्तक से पूरी मानवता लाभ उठाए। हमारे देश के जितने वैज्ञानिक हैं, विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं, वो सब इन नियम और सिद्धांतों को जानें। मैं ये चाहता हूँ। अब कुछ मित्रों ने कहा कि आप ये चाहते हैं तो लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सहायता करनी चाहिए। कुछ मित्र वहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने पुस्तक का मूल्य पूछा। उन्होंने कहा आप बताइए ये पुस्तक कितने की है, मैं खरीदने को तैयार हूँ। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि नहीं, आपके खरीदने से कोई कल्याण नहीं होगा। बात मूल्यों की है ही नहीं, बात पुस्तक खरीदने की है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, पुस्तक जन जन तक पहुँच जाए। सभी लोगों ने कहा
कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तो खरीद लेंगे, लेकिन ये पुस्तक जन जन तक कैसे पहुँचेगी, इसके लिए आप ही बताइए। मुझे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। यही चाह रहे थे जाज बर्न शाह कि कोई कहे तो, उनसे कोई रास्ता तो पूछे, उनसे कोई उपाय तो पूछे। अगर बिना पूछे मैं बता दूंगा तो उसका कोई मोल नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अब वो जो भी राय दी जाती है, अगर कोई पूछता है आपसे, बिना पूछे आप उसको राह बताते हैं, वो उतनी गंभीरता से नहीं सुनता है। जब लोगों की आवश्यकता हो, जब लोग आपको सुनना चाहते हों, आपकी राय लेना चाहते हों, आपसे कुछ पूछना चाहते हों, तभी जब अपनी आप बात कहेंगे तो उस बात में वजन होगा, उस आपके मार्ग में वजन होगा, वो आपका उपाय कारगर सिद्ध होगा। अब उन्होंने कहा ठीक है, आप पुस्तक मत खरीदिए, कोई बात नहीं, मैंने आपको खरीदने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया है वो आप अवश्य कीजिए। आप मेरे मित्र हैं, आपका धर्म है, सभी मित्रों का धर्म होता है कि वो अपने मित्र की मदद करें। आप बिना पुस्तक खरीदे, बिना 1 रुपया खर्च किए आप मेरी मदद कर सकते हैं। सभी ने चकित होकर कहा कि बताइए, हमें किताब खरीदनी भी नहीं पड़ेगी, हमें पढ़ने भी नहीं पड़ेगी, फिर भी हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, यही एक मेरे पास रास्ता है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी पुस्तक फिर भी बिक जाएगी। सभी ने एक स्वर में हाथ खड़ा किया, सभी ने एक स्वर में आवाज़ दी, हम अपने मित्र की सहायता के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने वो उपाय रखा, उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग शहर की जितनी दुकानें हैं टोलियां बना के जाइए और 10-10 लोग एक दुकान पर पहुंच के पूछें कि क्या आपके पास ये पुस्तक है, क्या आपके पास ये पुस्तक है। प्रत्येक दुकान पर प्रत्येक दिन 10 लोग जाएंगे, उससे पुस्तक पूछेंगे, उससे खरीदना नहीं है, खरीदने की बात ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। जब है नहीं वो आपको बेचेगा क्या, जब है नहीं तो आपको दिखाएगा। सिर्फ आप ये कहिए कि क्या आपके पास फला राइटर की फला पुस्तक है, आप जाएं वहाँ से वापस लौट आएं। आप चिंता न करें आपकी जेब में पैसा है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाएं, केवल उससे पूछें। अगर आप लोग 30 दिन ये काम कर सकें तो एक दुकानदार के पास कम से कम 300 आदमी पहुंचेंगे। जब 300 आदमी पहुंचेंगे तो उसको लगेगा कि बाजार में इस पुस्तक की बहुत मांग है, और जब उसको मांग का पता लगेगा तो वो आपूर्ति के लिए व्यवस्थाएं करेगा। अब आप लोग जब जाएंगे, जब रोज जाएंगे तो उसे लगेगा ये पुस्तक रोज बिकने वाली है, इस पुस्तक की चर्चा जो है वो आम लोगों में हो चुकी है। आप इस शहर में 30 दिन तक इतना काम कीजिए। जब इतना काम आप करेंगे तो हर एक दुकानदार के पास 300 ग्राहक पहुंचेंगे, उसे लगेगा कि पुस्तक की बहुत मांग है, पुस्तक बेहद अच्छी है। इस प्रकार से आप मेरी मदद कीजिए, सिर्फ 30 दिन इस शहर में कर दीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है, आखिर कहाँ तक ये पुस्तक पहुँचती है। उनके मित्रों ने वो बात मान ली और सभी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से काम किया। सभी लोगों ने तय किया कि इस दिन उस दुकान पर वो जाएगा, उस दिन वो जाएगा, उस दिन वो जाएगा। शहर में जितने भी दुकानें थीं, उस नगर में जितनी भी दुकानें थीं, सारे लोगों ने मिलकर के उन दुकानों पर जाना तय कर दिया। हुआ ये, उसको कहते हैं, हुआ ये कि जब सारे लोग वहाँ जाने लगे, दुकानदार की आंखें चौंध गई। उसने कहा इसका मतलब है इतने बड़े राइटर को हम नहीं जानते, उसकी तो मार्केट में इतनी डिमांड है। आखिर वही हुआ, ग्राहक पहुँचे, उसके मन में लालच जागा कि अब तो ये पुस्तक बहुत बिकने वाली है। उसने तुरंत ही उस पुस्तक को ढूंढा, प्रकाशक का पता किया, और प्रकाशक का पता किया जिस प्रेस ने निकाली थी उसके पास में बहुत हजारों की संख्या में ऑर्डर पहुंचने लगे और वो पुस्तक चलने लगी, मानवता को लाभ मिलने लगा, लोग उसको समझने लगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी एक अगली पुस्तक में इस पहली पुस्तक को बिकने की कहानी लिखते हैं और वो बताते हैं कि हमारी और सारी पुस्तकें थीं वो इसलिए बिक गईं क्योंकि मैंने पहली वाली पुस्तक में जो आइडिया अपनाया था वो मुझे कभी आइडिया अपनाना नहीं पड़ा। मैं पहली पुस्तक प्रसिद्ध होते ही हमारी अन्य पुस्तकें बिकने लगीं। मित्रों, आप लोग, हम लोग, सभी लोग जानते हैं कि जो आपने सच्चाई का रास्ता चुना है, जो पहली बार आपने कदम उठाए हैं, तो पहला कदम सबसे कठिन होता है। इस सदी के महान वैज्ञानिक को अपनी पुस्तक बेचने के लिए क्या करना पड़ा, लेकिन इस कहानी में एक ही सीख है। मैं समझता हूँ कि बिना मित्रों की सहायता से कोई महान कार्य नहीं हो सकता है। फिर वो उनकी पुस्तकें चलने लगी, वो नामी गिरामी वैज्ञानिक बन गए और सभी ने उनकी उससे लाभ उठाया, उनकी प्रतिभा का लाभ उठाया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अंत तक आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की ओशो से संबंधित यदि कोई और कहानी
आपके संज्ञान में हो, आप उसे सुनना चाहते हो, उनके विचारों को जानना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो तक को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अभी तक जो आपने प्यार दिया उस स्नेह के लिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने उन मित्रों को शेयर करें जो आपके लिए प्यार करते हैं, आपके लिए स्नेह रखते हैं, और हमेशा अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।